चलो बेटे अब इधर ध्यान दो, ये एक क्वेश्चन देखना जरा। ये एक फिक्स वेज है, ठीक है। दिस एंगल इज लेट्स से 37 डिग्री। इस पे ये बॉल ऐसे आई, ये बॉल ऐसे आके टकराई इस पे एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये बॉल हॉरिजॉन्टली ऐसे चली गई विथ सम स्पीड v, ठीक है। वर्टिकली आके गिरी, इंक्लाइन प्लेन को हिट किया, वेज को हिट किया, वेज इज फिक्स, और फिर ये बॉल हॉरिजॉन्टली चली गई। तो E की वैल्यू कितनी है बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल e, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्वेश्चन लिखो। बॉल strikes the wedge vertically at 10 meter per second. Ball strikes the wedge vertically at 10 meters per second, and after collision it moves horizontally. जस्ट आफ्टर है, हमें जस्ट आफ्टर कोलिजन से मतलब है। इसमें टक्कर के बाद ये हॉरिजॉन्टली ऑफ कोर्स ऐसे प्रोजेक्टाइल में गिरेगी, बट वो हमारा मतलब नहीं है। कोलिजन से ठीक पहले वर्टिकल वेलोसिटी थी, कोलिजन के ठीक बाद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये ऐसे आके गिरी, ऐसे गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई। करो सॉल्व, कॉन्सेप्ट्स लगाओ, चेक करो इम्पल्स किस डायरेक्शन में। दिस इज द केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। चेक करो इम्पल्स किस डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में इम्पल्स नहीं आया वो डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और जिस डायरेक्शन में इम्पल्स आया उधर सेपरेशन और अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। स्मूथ बॉडीज है, इम्पल्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगा। थिंक अबाउट इट, इन तरह से इन लाइंस पे सोचो कि यार ये तो स्मूथ बॉडीज है, इम्पल्स तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आना चाहिए। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इम्पल्स नहीं आया उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सोचो, दिमाग लगाओ, इम्पल्स किस डायरेक्शन में आएगा? हाँ, अलोंग द नॉर्मल, मतलब इस वेज के, इस सरफेस के नॉर्मल। तो इसका मतलब इस बॉल पे इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल कोई इंपल्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बदलनी नहीं चाहिए थी, वहां से तुम्हें v मिल जाएगा। करो सॉल्व करो, कंपोनेंट्स करो। वेक्टर के कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत यूज होता है वो वेक्टर्स के कंपोनेंट करने। जब ये बॉल आके इस वेज से टकराएगी ऐसे, तो वेज बॉल को इंपल्स देगा जे इधर, बॉल वेज को इंपल्स देगा इधर। वेज से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वेज तो फिक्स है। तो डेफिनेटली जैसे ही वेज को ये इंपल्स मिलेगा, वेज पे एक और इंपल्स भी आएगा जो इस वेज को रोक के रखेगा। वेज तो फिक्स है। बॉल की बात करो, बॉल को इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं मिला, तो इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट रहना चाहिए उसका सेम, ठीक। तो करो सॉल्व। ठीक है, ये जो बॉल की वेलोसिटी थी, दिस वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वाज 10। इसको इंक्लाइन के पैरेलल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ब्रेक करो, बिल्कुल जैसे mg को ब्रेक करते हो। mg भी तो ऐसे वर्टिकली होता है, तो इंक्लाइन के पैरेलल क्या आता है? mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये बिल्कुल वैसे ही ब्रेक होगा। सो 10 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? 10 sin 37 डिग्री, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 37। इसका मतलब ये 10 cos 37 बन जाएगा अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी में हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं? इंपल्स के डायरेक्शन वाली। ये बॉल जब ऐसे 10 से आ रही है तो 10 को मत बोलो अप्रोच वेलोसिटी। ये जो इस बॉल की वेलोसिटी ऐसे और ये इंक्लाइन सरफेस ऐसे,
इस बॉल की वेलोसिटी 10 का जो ये कंपोनेंट था ना, ये दैट इज, ये कितना आ जाएगा 8, ये 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोच वेलोसिटी है, 6 मीटर पर सेकेंड तो इंक्लाइन के पैरेलल वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगी, 10 sin 37। ठीक, कोलिजन के बाद का डायग्राम यही बना देते हैं। कोलिजन के बाद बॉल ऐसे जा रही है V से, ये एंगल 37, तो ये एंगल भी कितना आएगा 37, तो बॉल की वेलोसिटी इधर कितनी आएगी कोलिजन के बाद V cos 37 डिग्री, और ये जो वेलोसिटी है V cos 37 ये 6 के बराबर होनी चाहिए। लॉजिक लगाओ, बेसिक लॉजिक अप्लाई करो। इंपल्स के, तुम लोग यार सिंसियरली बैठा करो वहां पे, डिस्टर्बेंस से इस तरफ बैठो जशन तुम भी। इंपल्स के डायरेक्शन, सॉरी इस डायरेक्शन में जिधर इंपल्स नहीं आया उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सो V cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V cos 37 डिग्री की वैल्यू 6, cos 37 कितना होता है 4/5, दिस इज इक्वल टू 6, V कितना आ गया 30/4, दैट इज 7.5, ये आ गई स्पीड। अब ये जो V का कंपोनेंट आएगा इधर, दैट इज V sin 37 डिग्री, ये क्या बनेगा सेपरेशन वेलोसिटी। कुल मिला के आप ऐसे देख सकते हो कि ये वेज था, ये नॉर्मल वाला डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में बॉल आई किस स्पीड पे 8 की स्पीड पे, और टक्कर के बाद गई किस स्पीड पे V sin 37। हमेशा याद रखना सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी में हम इंपल्स के डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेते हैं। अभी तो वेज चला नहीं तो और बढ़िया क्वेश्चन बनता, वो आगे आएगा, वेज भी चलेगा। अगर ये मान लो स्मूथ सरफेस है, बॉल टक्कर मारेगी, वेज इधर भागेगा। फिलहाल वेज फिक्स है, तो व्हाट इज द अप्रोच वेलोसिटी 8, व्हाट इज द सेपरेशन वेलोसिटी V sin 37, V कितना आया था 7.5, sin 37 3/5, ये कितना आ गया 4.5। सो E की वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आंसर आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 8। ओके, नोट करो इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने ध्यान रखना है। इंपल्स जिस डायरेक्शन में, ऑब्लिक कोलिजन में यही होता है, अगर तुम्हें इंपल्स का डायरेक्शन पता लग गया तो इंपल्स वाले डायरेक्शन में सारी हेड ऑन की थ्योरी लगाओ, और जिस डायरेक्शन में इंपल्स ही नहीं है उस डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे वेलोसिटीज में, मोमेंटम में इनफैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, फिर से ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे इस तरीके से, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा, ये बॉल ऐसे मास m की h हाइट से गिरी आके ऐसे, इस बार ये वेज फिर से फिक्स अभी मैं लेके चल रहा हूं, ये बॉल ऐसे h हाइट से गिरी और E1 है, इस बार इलास्टिक कोलिजन है। क्या होगा सिद्धार्थ बेटे टक्कर के बाद, ये बॉल टकराने के बाद क्या होगा, इसका टकराने के बाद ये ऐसे बाउंस करके प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन पे नीचे आएगी ना, तो व्हाट इज द रेंज डाउन द इंक्लाइन, h के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा आपका, और g भी आएगा। सो ये बॉल इंक्लाइन पे टकराई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन रखो आप, बॉल ऐसे टकराएगी फिर ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगी, इलास्टिक कोलिजन है। सो आफ्टर कोलिजन ball goes in projectile down the incline, find its range। डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा, माइनस बीटा पक्का, अल्फा माइनस बीटा किया तो एंगल हो गया छोटा, कॉस हो गया बड़ा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। क्वेश्चन लिखो, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, अभी तेरी कॉपी देखनी है मैंने, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h इक्वल्स 1, करो अच्छे से बेटे, फाइंड रेंज डाउन द इंक्लाइन आफ्टर कोलिजन, फाइंड रेंज डाउन द इंक्लाइन आफ्टर कोलिजन। वही क्वेश्चन है फिर से, कोई नई चीज नहीं है,
आप समझ चुके हो कोलिजन के केस में इंपल्स का रोल। फिर से इस बॉल की वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल सेम रहेगी, और इस बार तो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल भी जिस स्पीड से टकराएगा उसी से वापस उड़ जाएगा। क्यों? इलास्टिक कोलिजन है। इंक्लाइन के नॉर्मल वाली वेलोसिटी मान लो 10 है, तो टक्कर के बाद भी क्या होगी? 10। ई तो 1 है ना। करो करो। देखो इधर, ये बॉल किस स्पीड से आके पहले टकराएगी यहाँ पे? दिस स्पीड विल बी √2gh। सबसे पहले तो ये स्पीड आ गई √2gh, ठीक है। ये स्पीड है, इसको तोड़ दो। फिर से वैसे ही जैसे mg को तोड़ते हो, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या आएगी और इस डायरेक्शन वाली क्या आएगी? ये cos थीटा आएगी, √2gh cos थीटा होगी ये, और ये वाली स्पीड क्या होगी? √2gh sin थीटा। मैं इसको v1 लिख देता हूं, इसको v2 लिख देता हूं। v2 विल बी इक्वल टू √2gh sin थीटा, और ये v1 ये रहा। कोलिजन होगा। कोलिजन में क्योंकि इंपल्स खाली वेज के नॉर्मल वाले डायरेक्शन में आएगा, और इस बार इलास्टिक कोलिजन है, तो सेपरेशन और अप्रोच बराबर होंगे, तो इसलिए ये वाली वेलोसिटी एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी कोलिजन के बाद। सो कोलिजन के बाद इस बॉल की वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी? ये सेम जो v1 था ये रिवर्स हो जाएगा। तो मैं अब सेपरेशन और अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, उसी को हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। भाई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, तो बॉल अगर ऐसे यू से टकराएगी तो यू से ही वापस उठ जाएगी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वाली वेलोसिटी थी, इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स कर दो, और जो पैरेलल वाली वेलोसिटी थी दैट विल रिमेन सेम v2। सो अब तुम्हें v1 और v2 मिल गया। अब जो मेरा वो फॉर्मूला है रेंज का 2u² sin अल्फा, उसमें अल्फा चाहिए होता है मुझे, बट मुझे यहाँ कॉम्पोनेंट्स पता है, तो कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में सॉल्व कर लो। रिकॉल करो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था? टाइम ऑफ फ्लाइट आता था 2 टाइम्स y एक्सिस वाली वेलोसिटी अपॉन y एक्सिस वाला एक्सेलरेशन। y एक्सिस वाली वेलोसिटी ये रही v1, x एक्सिस वाली वेलोसिटी ये रही v2। y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन आता था g cos थीटा, x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना आता था? g sin थीटा। बिल्कुल वही जैसे mg को तोड़ते हो आप। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा v1 अपॉन g cos थीटा। v1 की वैल्यू ही रख दो आप, कितनी है v1 की वैल्यू? √2gh cos थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 टाइम्स √2gh cos थीटा, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये वाला टाइम, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। रिकॉल करो, चाहे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था चाहे इंक्लाइन, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2 टाइम्स y वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय y वाला एक्सेलरेशन। बताई है बातें, नोट करवाई है आपको, क्योंकि पता है ना आगे यूज आना है उनका। ओके। उसके बाद रेंज के लिए हम कहते हैं कि आप यूज करो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² अलॉन्ग x एक्सिस। x एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी v2 है, तो ये आ गया v2 इंटू कैपिटल T। x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है g sin थीटा इंटू t²। बस हो गया क्वेश्चन। टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वैल्यू डाल दो, और v2 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करो। कहां गया v2? ये √2gh sin थीटा, आंसर आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा ये देखना जरा। v2 की वैल्यू डाली √2gh sin थीटा इंटू कैपिटल T, कितना आ रहा है? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h/g प्लस हाफ g sin थीटा इंटू 2 टाइम्स रूट ऑफ 2h/g का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? ये 2 sin थीटा आएगा, √2h बन जाएगा 2h। क्या बनेगा ये बताना तो जरा मुझे। सो दिस विल बिकम व्हाट? √2gh, √g भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 4h sin थीटा, शायद 4h sin थीटा ना। 2h बचा 2h, यस। यहां से क्या बचेगा? प्लस ये g और g कैंसिल हो जाएगा, ये 2h इंटू 2 आएगा 4h/2, ये भी बनेगा 4h sin थीटा शायद। सो 4h sin थीटा, तो रेंज आ गया 8h
साइन थीटा, दिस इज द आंसर। ये आएगी रेंज 8h साइन थीटा के बराबर। ओके, याद आ रहा है ना टाइम ऑफ फ्लाइट? आरजू बेटे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? चाहे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो चाहे इंक्लाइन वाला, 2 टाइम्स यू वाई अपॉन ए वाई। ओके, और फिर रेंज हम ऐसे ही निकालते। रेंज का मतलब होता था इस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस हम इसे मानते थे, ये। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना। अगर ई की वैल्यू 1 नहीं है, ई है समी, तो ये आंसर कैसे बदलेगा, तब क्या आएगा आंसर। ठीक है, होमवर्क नोट करो, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, अब देखना इधर, इस तरह से ये सरफेस है। इस सरफेस पे अगर ये बॉल नीचे आके ऐसे टकराती है, मान लो ये बॉल की टकराने से ठीक पहले स्पीड u है, वो तुम कैलकुलेट करो, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। बोलेगा बॉल को h हाइट से गिराया तो √2gh लेना, मतलब मुझे बॉल की टक्कर से जस्ट पहले वेलोसिटी से मतलब है, और टक्कर यानी कोलिजन के जस्ट बाद। तो ये बॉल आई, कितनी हाइट से आई, क्या आई, वो सब क्वेश्चन में देगा, उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे। टकराने से ठीक पहले इस बॉल की स्पीड u है, कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा मैं। जब ये बॉल ऐसे टकराएगी तो बॉल को इंपल्स j मिलेगा, बॉल ग्राउंड को इंपल्स j देगा। इस इंपल्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे तो और भी इंपल्स आएगा। जब ये बॉल आके इंपल्स देगी तो ग्राउंड पे और भी फोर्सेस कहीं ना कहीं जनरेट होंगे, ग्राउंड तो रेस्ट का रेस्ट पे ही रहेगा। कोलिजन के बाद ये बॉल वापस जाएगी इस तरह से। ये एग्जांपल है हमारा हेड ऑन कोलिजन का। हेड ऑन कोलिजन है ये, कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज, कोलिजन के डायरेक्शन का इंपल्स सब एक ही लाइन के अलोंग है। आपसे बोलेगा इलास्टिक कोलिजन है, बॉल को यू से वापस भेज देना। आपसे बोलेगा इन इलास्टिक कोलिजन है, बॉल को ई यू से वापस भेज देना, ई यू लिख लेना। बोलेगा इलास्टिक कोलिजन है, ई को 1 कर देना। इन इलास्टिक है तो ई की जो भी वैल्यू गिवन हो वो सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आसान है। तो ऑब्लिक भी कोई मुश्किल नहीं है, यही यहाँ पे भी, ये हमने अभी यूज भी किया पिछले दोनों क्वेश्चंस में। अगर इसी स्मूथ सरफेस पर ये बॉल ऐसे नॉर्मल से इस तरह से ऐसे बॉल आई, ऐसे आके टकराई, और टकराने से ठीक पहले इसकी स्पीड है u। ठीक है, अब ये बॉल एंगल पे आके टकराई, तुमने बॉल को ऐसे जमीन पे एंगल पे फेंका, तो बॉल ये अगर ग्राउंड पे u स्पीड से आके इस थीटा एंगल पे टकराई, तो तोड़ दो इसकी वेलोसिटी को, इसकी वेलोसिटी को ब्रेक करो, अलग से दिखा दो यहाँ पे, इस तरह से ऐसे दिखाया। ये बॉल की वेलोसिटी u को मैं आगे ले जाता हूं, ऐसे तोड़ना थोड़ा आसान रहता है। आप वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे दिखाया करो, तो वेक्टर के कंपोनेंट तुम्हें थोड़ा आसान लगेंगे, बाकी प्रैक्टिस हो जाए तो यही कर दोगे, u cos थीटा u sin थीटा। ओके, यही करना सीखो, बल्कि ये स्पीड u है, यहीं पे इसके कंपोनेंट्स कर दो, दिस एंगल इज थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया u cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया u sin थीटा। ठीक है, अब जब ये बॉल इस सरफेस पे आके टकराएगी तो एज यूजुअल अगेन बॉल पे इंपल्स इधर आएगा। इस इंपल्स को कोई मतलब नहीं है कि बॉल नॉर्मली आ रही है या एंगल पे आ रही है, क्यों? क्योंकि ये इंपल्स क्यों आया, बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स। ये बॉल जब जमीन पे आके टच करेगी तो बॉल और जमीन के बीच जो फोर्स है उसने तो सरफेस के नॉर्मली आना है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है दो सरफेसेस के बीच, तो दो सरफेसेस के बीच आने वाला फोर्स हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आएगा, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल, उसे तो फ्रिक्शन कहते हैं हम, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। तो स्मूथ बॉडीज कभी भी टकराएं, किसी भी एंगल पर आए, किसी भी स्पीड से आए, फोर्स का डायरेक्शन तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। तो ये इंपल्स आ गया जे, तो इस वजह से क्या होगा, कोलिजन के बाद ये बॉल ऐसे जाएगी, इस स्पीड पे गई v, ये एंगल का प्रमेय बेटे क्या होगा, ये एंगल फाई, ये फाई थीटा से बड़ा होगा या छोटा होगा? मैंने बड़ा लिखा है बट वो ऐसे ही लिख दिया,
बड़ा होगा या छोटा होगा? ये फाई एंगल थीटा से, अगर अगर यही इलास्टिक कोलिजन होता तो थीटा और फाई बराबर होते। ठीक है, मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं, उसमें जनरल केस में मैं ई को रख दूंगा 1, तो इलास्टिक वाला केस बन जाएगा। तो अगर ई की वैल्यू 1 नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है कुछ 1 से कम है, तो ये एंगल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट सेम रहेगा, नॉर्मल कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। तो अगर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, किसी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट छोटा हो गया, किसी भी वजह से यहां हो रहा है, वेलोसिटी का यहां पे कौन सा कंपोनेंट छोटा हो जाएगा? वर्टिकल वाला, क्योंकि इंपल्स उधर है। उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कोलिजन के बाद? ई टाइम्स, अगर सरफेस पे जाके टक्कर मारी है तो, क्योंकि सरफेस तो बेचारी रेस्ट पे है, तो बॉल की ही वेलोसिटी अप्रोच है और बॉल की ही वेलोसिटी सेपरेशन है, सरफेस तो रेस्ट पे है। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा, एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसी की अप्रोच होगा, उसी का सेपरेशन होगा। तो इस केस में अगर दो वेक्टर ऐसे वेक्टर है, ये वाला कंपोनेंट किसी वजह से छोटा हो गया, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट दूसरे की ओर मुड़ जाएगा। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक ड्यू टू एनी रीजन छोटा हो गया, तो नेट वेक्टर जो है दूसरे की ओर मुड़ जाएगा, बड़े वाले की ओर। ठीक है, बड़े वाले की ओर कहना ठीक नहीं है, एक छोटा हो गया तो वो दूसरे की तरफ मुड़ जाएगा, तो इसलिए ये एंगल फाई थीटा से बड़ा हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, अलग दिखा देते हैं, v cos फाई, और इस डायरेक्शन में कितनी है? v sin फाई। टक्कर से पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी? u sin थीटा। टक्कर के बाद क्या है? v sin फाई। उस डायरेक्शन में इंपल्स तो आया नहीं, आज जब से क्लास शुरू हुई है यही डिस्कस तो कर रहे हैं हम, कि जिधर इंपल्स नहीं है उधर सब कुछ सेम, जिधर इंपल्स है उधर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v sin फाई विल बी इक्वल टू व्हाट? u sin थीटा। और सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है? v cos फाई, दैट इज इक्वल टू e टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। बस इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लो, v आ जाएगा। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई तो 1 बन जाएगा ना, तो इन्हें स्क्वायर करके ऐड करो, v आ जाएगा। इन्हें आपस में डिवाइड करो, tan फाई आ जाएगा। tan फाई कितना आ रहा है? tan फाई आ रहा है tan थीटा डिवाइडेड बाय e। e 1 से छोटा है, e 1 से छोटा है, तो यानी tan फाई और tan थीटा में कौन बड़ा है? tan फाई। मान लो मैंने कहा e हाफ है, तो tan फाई कितना हो गया? 2 टाइम्स tan फाई बड़ा है, यानी फाई बड़ा है। 0 से 90 डिग्री के बीच अगर tan बड़ा है तो फिर एंगल भी तो बड़ा होगा। ओके, तो एंगल ज्यादा होगा, v तुम निकाल लोगे। और अगर हुआ कोलिजन इलास्टिक, फिर क्या होगा सिद्धार्थ? इलास्टिक कोलिजन हुआ तो e को यहां 1 कर दोगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम, हॉरिजॉन्टल भी सेम, मतलब नेट स्पीड सेम। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बॉल जिस स्पीड पे और जिस एंगल पे आएगी, उसी स्पीड पे और उसी एंगल पे बाउंस बैक कर जाएगी। बॉल 10 की स्पीड पे आई, 10 की स्पीड पे ही चली जाएगी, वर्टिकल से 30 डिग्री पे आई थी, 30 पे ही चली जाएगी। ठीक है, अगर कोलिजन हुआ इलास्टिक तो एंगल सेम रहेगा दूसरी तरफ, अगर इन इलास्टिक तो एंगल बड़ा हो जाएगा नॉर्मल से। कभी वो हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दे तो वो छोटा हो जाएगा। फिर याद रखना, कौन सा कंपोनेंट छोटा पड़ गया था? वर्टिकल वाला, तो इसलिए नेट वेलोसिटी वर्टिकल से दूर हट जाएगी। ओके, नोट करो इसको बेटे। ओके, ये क्वेश्चन देखना इंटरेस्टिंग है। ये एक बॉल है, मास m, u स्पीड से जा रही है, आगे दो आइडेंटिकल बॉल्स ऐसे रखी हुई हैं, तीनों बॉल्स आइडेंटिकल साइज की हैं, तीनों का मास सेम है। कैरम बोर्ड है, समझ लो आप कैरम खेल रहे हो, स्ट्राइकर का साइज और वो जो कॉइन्स होते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, गिट्टियां गुट्टियां जो कह लो,
वो सब सेम साइज है, तीनों सेम साइज के हैं। तुमने स्ट्राइकर को हिट किया, ये स्ट्राइकर ने जाके दोनों कॉइन्स को आइडेंटिकली हिट किया, आइडेंटिकली, ये गया, इसने दोनों को आइडेंटिकली हिट किया, खुद रुक गया, ये खुद रुक गया, वो दोनों जाहिर सी बात है वो उधर चला जाएगा, ये इधर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। बॉल वन collides with ball number 2 and 3 identically and comes to rest. Ball 1 collides with ball number 2 and 3 symmetrically and comes to rest. ठीक है, कोलिजन से पहले कौन रेस्ट पे थे? बॉल नंबर 2 एंड 3, कोलिजन के बाद 1 रेस्ट पे आ गया। देन फाइंड ई। ऑफ कोर्स आइडेंटिकल है, क्यों नहीं जाएंगी, ये तुम्हें खुद सोचना चाहिए अविराज। जब सिमेट्री है, सब कुछ सेम है, तो फिर बॉल 2 और 3 अलग अलग स्पीड पे क्यों जाएंगे भाई? सारा कुछ तो सिमेट्रिक सिचुएशन है। ये कोलिजन के ठीक पहले की सिचुएशन है। पहली वाली बॉल किस स्पीड पे आ रही है? u। दूसरी और तीसरी बॉल है रेस्ट पे। कोलिजन के वक्त क्या हुआ? कोलिजन के वक्त एक दूसरे को इंपल्स दिया इन्होंने, शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होगी, वो दिखा नहीं रहा मैं, क्योंकि कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन मुझे दिखाना है। 1 2 को, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एज लेंथ क्या होगी? 2r। अगर एक बॉल का रेडियस r है तो 2r। खैर इक्विलेटरल ट्रायंगल से मुझे मतलब है, एज लेंथ से मतलब नहीं है। 60 डिग्री एंगल है ये तीनों, ठीक। बॉल 1 ने बॉल 2 को इंपल्स इधर दिया होगा j, बॉल 1 ने बॉल 3 को इंपल्स इधर दिया होगा j, तो बॉल 2 ने बॉल 1 को वापस इंपल्स दिया होगा j, और वापस इसे इंपल्स दिया होगा j। तो बॉल 1 को दो दो इंपल्स मिले हैं दोनों बॉल से, उसने दोनों को इंपल्स दिया तो दोनों ने इसे वापस एक्शन रिएक्शन। ओके, नाउ कोलिजन के बाद वाली सिचुएशन क्या है? बॉल 1 रेस्ट पे आ चुकी है, बॉल नंबर 2 और बॉल नंबर 3 जिस डायरेक्शन में उन्हें इंपल्स मिला उस डायरेक्शन में ये दोनों बॉल्स v स्पीड से चली गई। कितनी तरीके से क्वेश्चन हम सोच सकते हैं, हम देखो। हम कह सकते हैं पहले तीनों बॉल्स को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो अगर मैं तीनों बॉल्स को एक सिस्टम लूं तो बाहर से तो कोई इंपल्स नहीं आया, सब आपस में ही है इंपल्सेस, बाहर से तो कोई चौथी बॉल नहीं है ना जिसने इंपल्स दिया। तो कंसिडरिंग ऑल द 3s सिस्टम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स फाइनल। इनिशियल कितना था? mu। फाइनल कितना है? 2 टाइम्स mv cos 30 डिग्री। कोई डाउट इसमें? ये वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पर है कि नहीं है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था ना ऐसे। सो v cos 30 v cos 30, इसकी वेलोसिटी v sin 30 ऊपर मोमेंटम देगी, इसकी वेलोसिटी v sin 30 नीचे मोमेंटम देगी, वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसल। सो व्हाट इज, और वैसे भी अगर कोलिजन से पहले सिर्फ मोमेंटम इधर था तो कोलिजन के बाद भी उधर ही होना चाहिए, y एक्सिस के अलोंग तो 0 होना चाहिए, वो तो अपने आप ही दिख रहा है ना। इसके मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, इसके मोमेंटम का नीचे, कैंसिल करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेटे। जैसे फोर्सेस कैंसिल करते हो 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, ऐसे मोमेंटम कैंसिल कर दो, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? m और m कैंसिल, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2v cos 30 कितना है? √3/2, तो v कितना आ गया? u/√3, ये आ गया v। ठीक, v की वैल्यू आ गई हमारे पास। मैं और भी तरीके से करके दिखाता हूं आपको, अलग अलग बॉल का एनालिसिस करके भी देख लेंगे, एक एक करके एक एक बॉल। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है आकृति बेटे कि मैं तीनों को एक सिस्टम मानूं। मैं कह सकता हूं लेट अस टेक बॉल नंबर 1 ओनली, बॉल नंबर 2 ओनली, बॉल नंबर 3 ओनली। किसी भी एक, दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, तुम किसी भी एक बॉल को अपना सिस्टम मान लो, फिर मोमेंटम कंजर्व मत करना, क्योंकि सिर्फ एक बॉल को सिस्टम लिया तो फिर इंपल्स लेना पड़ेगा हमें। ये चीजें सीखो,
ए ने बी को फोर्स दिया, बी ने ए को, तुमने दोनों को सिस्टम माना तो मतलब बाहर से फोर्स कोई नहीं है। ओके, तो ये वी तो मिल गया। अब जाना है सेपरेशन और अप्रोच। तो बॉल 1 ले लो और ये बॉल ले लो 2, कोई भी एक ले लो। थिंक ऑफ बॉल 1, बॉल 2, ऐसे सोचो। ठीक है, तुमको सर क्या 1 और 3 ले लें? बिल्कुल, कोई भी एक ले लो। 1 और 2 का कोलिजन देखो, 1 और 2 के बीच कोलिजन, इंपल्स का डायरेक्शन ये था। सेपरेशन और अप्रोच में हम कौन सी वेलोसिटीज लेते हैं? अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे था? 30 डिग्री। सो बॉल 1 की वेलोसिटी u थी, तो इंपल्स के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी? u cos 30। सो व्हाट इज द अप्रोच वेलोसिटी? u cos 30। एंड सेपरेशन तो इंपल्स के डायरेक्शन में ही है। सो अगर मैंने लिखा E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेपरेशन तो v, ये तो इंपल्स के डायरेक्शन में ही है। ये u का कंपोनेंट लो, कितना? u cos 30 डिग्री। नाउ ये कितना है? v की वैल्यू क्या है? u बाय √3। और ये क्या है? u cos 30 कितना है? √3 बाय 2, तो ये कितना आ गया? 2/3। e की वैल्यू आ गई 2/3। ओके, नोट कर लो इसको। कोई डाउट? नोट करो इसको। पहले इंडिविजुअली एक एक बॉल पे एनालिसिस करते हैं जरा। Let us take ball 1 as system। बॉल 1 को सिस्टम लिया, तुम अब सिर्फ बॉल 1 पे ध्यान दो। किस स्पीड से आ रही थी? u। क्या इंपल्स मिला? j cos 30, j cos 30। कितना इंपल्स मिला लेफ्ट को? 2j cos 30। बाद में इसका मोमेंटम कितना है? 0। तो मैं बॉल 1 के लिए लिखना चाह रहा हूं इंपल्स इक्वल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैं ये कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहा हूं, ये जनरल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। किसी भी सिस्टम को अगर एक इंपल्स मिला तो वो उस सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को बदलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल F इक्वल टू ma जैसा ही है। फोर्स की जगह इंपल्स आ गया, उधर एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, सो इंपल्स, कितना इंपल्स मिला बॉल 1 को कोलिजन के दौरान? j cos 30, j cos 30। लेफ्ट है इसलिए -2j cos 30 डिग्री। ये बॉल 1 को इंपल्स मिला, -2j cos 30। दिस इज इक्वल टू व्हाट? P फाइनल। P फाइनल कितना है इसका? 0। P इनिशियल कितना है? mu। सो दिस इज 0 माइनस mu। सो यहां से माइनस माइनस कट जाएगा। 2j cos 30 कितना है? √3/2, दैट इज इक्वल टू mu। सो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो j कितना आ गया? m u/√3। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ जो इंपल्स आया था j बॉल्स के बीच, वो इंपल्स कितना था? तो दिस इज mu/√3। अब आप एक काम करो, अब आप बॉल 2 और 3, कोई भी एक बॉल को सिस्टम लो, क्योंकि बॉल 2 और 3 की कहानी सेम है, तो किसी भी एक बॉल को लेके आप एनालिसिस करो, आंसर सेम आएगा। क्या इंपल्स मिला इसको? आप बोलोगे सर बॉल 1 के लिए आपने एक्सिस ऐसा लिया था, बॉल 2 के लिए इसको तोड़े क्या? जरूरत नहीं है, आपने वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है। वेज का एनालिसिस करते वक्त याद करो, लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन आया था, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके चले थे, बिकॉज वेज खाली हॉरिजॉन्टल चल रहा था। ब्लॉक के लिए इंक्लाइन को और उसके परपेंडिकुलर को कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग, दूसरे के लिए अलग, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। जो मेरी कन्वीनियंस है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ बॉल 2 के लिए मैं इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा j, इस डायरेक्शन में तो बॉल 2 को कुछ हो ही नहीं रहा। सो बॉल 2 के लिए मैंने अप्लाई किया दिस इंपल्स इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। कितना इंपल्स मिला बॉल 2 को? j। और कितना है मोमेंटम है फाइनल? mv। इनिशियल कितना है? 0। सो ये j इज इक्वल टू क्या आ गया? mv आ गया।
ये जे की वैल्यू mu/√3 वहां रखो, v आ जाएगा u/√3 जो हमारा आया था पीछे आंसर। ठीक है, इसके बाद वो ई के लिए तुम्हें वैसे ही जाना पड़ेगा, सेपरेशन और अप्रोच। अप्रोच वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, सेपरेशन कितना था v, किसी भी एक बॉल को लेके वी गेट दिस आंसर। ठीक है, इसको भी नोट करो। अब करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप दिमाग लगाओगे जैसे अभी किया ना, इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट को आपने सिस्टम ले लेके इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखा। अभी हमने क्वेश्चन किया वेज पे बॉल आके गिरी और चली गई, वेज को कुछ नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन, पूरा दिमाग लगाना अपना। ये वेज है हमारे पास, ठीक है, ये वेज का एंगल दे रखा है मान लो 37 डिग्री, आसान कैलकुलेशंस आएंगी। वेज है 5 kg का, ये बॉल का मास है 2 kg, ये बॉल इस पे आके गिरी 10 मीटर पर सेकेंड, इजी रहेगा वेलोसिटीज को तोड़ना। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्लास के शुरू में दिया था, बट इस बारी जब ये बॉल आके इस वेज को हिट करेगी तो वेज रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, पीछे भागेगा। स्मूथ है सारी सरफेसेस, वेज को मैंने फिक्स नहीं कर रखा। सो नाउ क्वेश्चन, और कोलिजन इलास्टिक है। चलो अब ये नहीं कहना सर इलास्टिक कोलिजन में तो आपने पढ़ाया था बॉल जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे जाती है, वो तब जब ग्राउंड पे टकराई, वो तब जब किसी फिक्स सरफेस पे टकराई। तुमने बॉल को दीवार पे हिट किया तो जिस स्पीड और जिस एंगल पे जाएगी नॉर्मल से, उसी स्पीड और उसी एंगल पे जाएगी। वो तब था जब वो सरफेस फिक्स थी बेटे। अब ये तो वेज ही मूवेबल है, कोलिजन इलास्टिक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन के बाद बॉल की नेट स्पीड और वेज की नेट स्पीड बतानी है। बताओ, दिमाग लगाओ, नया कुछ नहीं है, सब पढ़ा हुआ है आपने, ढूंढो, अप्लाई करो। वही इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट कि यार इस डायरेक्शन में तो बॉल को इंपल्स ही नहीं मिला तो उस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बदलनी ही नहीं चाहिए, मोमेंटम बदलना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन लिख लो। नाउ वेज इज फ्री टू मूव, नाउ वेज इज फ्री टू मूव equals 1, find speed of both just after collision, speed of both just after collision। तीन सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओ, कोलिजन के ठीक पहले, कोलिजन के वक्त और कोलिजन के ठीक बाद। कोलिजन के ठीक पहले यही डायग्राम मान लो, बॉल को थोड़ा और नीचे दिखा देना, 10 की स्पीड पे आ रही है बॉल, और बॉल की स्पीड को तोड़ना पड़ेगा आपको, वही 10 cos थीटा 10 sin थीटा, 8 और 6 आएंगे संप्रीत बेटे, वही पुराना cos थीटा sin थीटा। तीनों डायग्राम बनाओ अच्छे से और सोचो, करो करो, पूरा दिमाग लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, इलास्टिक कोलिजन है, हम काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व नहीं, इक्वेट बिफोर एंड आफ्टर, बट बेटे बातें नहीं की था, बट उससे ना कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म आ जाएंगे, हाफ mv² वगैरह। देखो इधर मैं सॉल्व करता हूं। पहले तो कोलिजन के ठीक पहले ये बॉल की स्पीड क्या होगी, कोलिजन के ठीक पहले ये बॉल की स्पीड इधर कितनी आएगी 8, इधर कितनी आएगी 6, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है बॉल पे इंपल्स इधर आना है, तो इसलिए मैंने बॉल की बेटे बातें नहीं, अब बॉल की वेलोसिटी को ब्रेक किया इंपल्स की तरफ और पैरेलल 8 और 6। नाउ ये बॉल और वेज के बीच जब इंपल्स आएगा इस तरीके से, ये इंपल्स इधर आएगा जे, ये इंपल्स इधर आएगा जे, एट द सेम टाइम वेज पर ग्राउंड से भी एक इंपल्स आएगा J1, क्योंकि ये जो बॉल ने वेज को इंपल्स दिया जे, गौर से देखना इधर, इस जे का वर्टिकल कंपोनेंट वेज को नीचे ले जाना चाहता है और वेज नीचे तो नहीं जाएगा, नीचे तो ग्राउंड है। इस जे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेज को लेफ्ट धक्का देना चाहता है, लेफ्ट को ले जाना चाहता है, लेफ्ट को जाएगा वेज, फ्री है वेज।
तो वेज लेफ्ट को क्यों भागेगा सिद्धार्थ? इस जे के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, और इस J1 को ये J का वर्टिकल कंपोनेंट कर देगा बैलेंस। ठीक, मतलब यहां पे अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है, बाद में वैल्यू रख देंगे, तो ये जो J है, इस J के जो कंपोनेंट्स आएंगे, ये थीटा है तो चेक करना ये भी थीटा आएगा। तो ये जो J का वर्टिकल कंपोनेंट है J cos थीटा, ये J1 से बैलेंस हो जाएगा। वेज पे दो दो इंपल्स आए, एक बॉल ने दिया, एक जमीन ने दिया। बॉल पे एक ही इंपल्स है, वेज ने दिया, बॉल पे और कोई इंपल्स नहीं है। नाउ डोंट से सर ग्रेविटी फोर्स भी तो है। ग्रेविटी फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होता। वो छोटे से टाइम जब ये बॉल और वेज आपस में टकराए, उस दौरान बॉल पे एक्चुअली दो फोर्सेस थे। एक वेज का नॉर्मल फोर्स था, वही बहुत इंपल्सिव हो गया था, तो उसी की वजह से मैंने ये इंपल्स लिया। सम डेज लेटर जब आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे इंप्रूव होने लगते हैं, जब आप सोचते हो बैठ के, अब कहते हो यार एमजी क्यों नहीं लिया सर आपने, एमजी भी तो था बॉल पे। mg into that delta t जो टाइम था कोलिजन का, दैट इज नेग्लिजिबल एज इन कंपैरिजन टू j। मैंने लिखवाया है आपको, ग्रेविटी फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होते। तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन, मिली सेकेंड्स की ड्यूरेशन में जो mg का इंपल्स है, mg इंटू डेल्टा टी, वो नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। आपके दिमाग में आना चाहिए था। ये मैं बता बता के दिमाग में डालूं, ये अच्छी बात नहीं। आपके दिमाग, जब आप सोचोगे खुद आएगा। mg डेल्टा टी आपको बोलना चाहिए था सर, वो क्यों नहीं ले रहे आप? वेज पे नहीं ले रहे, चलो समझ में आता है, क्योंकि वेज तो टेबल के फोर्स से बैलेंस हो रहा है। आपने बॉल का वो mg डेल्टा टी क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि mg इंटू डेल्टा टी, ये भी तो इंपल्स ही बना। कितना इंपल्स? mg इंटू डेल्टा टी, ये इस इंपल्स के सामने नेग्लिजिबल है। इसको तुम नहीं लिख सकते n डेल्टा टी, या लिख भी लो, लेकिन दैट n इज वेरी ह्यूज। कोलिजन के दौरान वो n काफी ह्यूज हो गया था। तो नॉर्मल फोर्स का जो इंपल्स है j, ये काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वो जो बॉल के वेट की वजह से है। ऐसे ही कल को क्वेश्चंस करेंगे, सेंटर ऑफ मास में बॉल ऐसे, बॉम्ब ऐसे हवा में जा रहा है, एक्सप्लोड हो गया, तो वो जब एक्सप्लोड हुआ तो उस पर भी तो mg डेल्टा टी था ना एक्सप्लोजन के दौरान, उसको इग्नोर कर देंगे हम। ऐसे ही बॉल स्प्रिंग से हैंग कर रही होगी, तो कोई कोलिजन होगा, स्प्रिंग के इंपल्स को इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे यार ये तो बड़ा जरा सा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बहुत ह्यूज हुआ नहीं, फोर्स जरा सा है और टाइम तो जरा सा ही है, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है। ओके, एनीवेज ये सिचुएशन आई। अब कोलिजन के जस्ट बाद ये रहा वेज, ये रही बॉल। बॉल की ये वाली वेलोसिटी को कुछ नहीं होगा, 6 की 6 रहेगी। ये वाली वेलोसिटी मान लो है v1, वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मान लो v2। तो मेरे को v1 और v2 दो ढूंढने हैं, दो अननोन है v1 v2, और इन सब चक्कर में जब इक्वेशंस बनाने लगेंगे तो j भी आएगा पिक्चर में। तो बेसिकली कुल मिला के तीन अननोन है, v1 भी, v2 भी और j भी। ठीक, कितने तरीके से हम क्वेश्चन सोच सकते हैं देखना। सबसे पहले मैं कह सकता हूं, अगर मैं इस वेज और बॉल को एक सिस्टम मानूं, वेज प्लस बॉल, ठीक है, पहली इक्वेशन देखना मैं क्या बना सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता नहीं क्या आएगा। क्वेश्चन हमें कोई ऐसा सिंपल सा भी आ सकता है कि मेरी इस एक इक्वेशन से ही आंसर आ जाए। सो इफ आई टेक दिस वेज प्लस बॉल एज सिस्टम, तो हमारे इस सिस्टम पर कोलिजन के दौरान क्या बाहर से लावण्या कोई इंपल्स है? J1 है। हमारे इस सिस्टम पर इस बार बाहर से इंपल्स है, लेकिन वो किधर है? वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व कर दो। अब ये नहीं कहना वेज प्लस बॉल का मोमेंटम कंजर्व, ये थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है जेई मेन में। ड्यूरिंग दिस कोलिजन द मोमेंटम ऑफ वेज प्लस बॉल सिस्टम इज कंजर्व, फॉल्स, बिकॉज एक बाहर से इंपल्स है। जब भी सिस्टम पे बाहर से कोई इंपल्स है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन वो बाहर से आने वाला इंपल्स कैसा है? वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल तो कंजर्व कर सकते हो। सो वेज प्लस बॉल का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? कंजर्व। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लिखेंगे P इनिशियल इक्वल्स P फाइनल।
ठीक है, पी इनिशियल 0 है। बॉल कैसे गिर रही थी? वर्टिकल 10 की स्पीड पे, वर्टिकल थी तो 6 और 8 कंपोनेंट है ना, आप 6 का कंपोनेंट उधर लो, 8 का इधर लो, कैंसिल मार देंगे। बॉल नेट वेलोसिटी वर्टिकल थी भाई 10, तो बॉल का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल क्या था? 0, वेज का भी क्या था? 0, तो इनिशियल 0 था। फाइनली आ जाओ, वेज का किधर है? लेफ्ट, तो ये क्या आ गया? -5v2। बॉल का किधर है? राइट। बॉल के लिए बट मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले रखा है, कोई बात नहीं। अब अगर तुम कहते हो बॉल की मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, तो v1 और 6 दोनों का कंपोनेंट लेना, एक का लेके मत छोड़ देना। तुमने यहाँ पे बॉल के कॉम्पो वेलोसिटीज ले रखी है इधर और इधर, लेकिन अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो दोनों का कंपोनेंट लो। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही आएगा ना, तो ये आएगा 6 cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? 6 cos थीटा, और v1 का कंपोनेंट क्या आएगा? v1 sin थीटा, तो ये आ जाएगा -5v2 प्लस 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है अपना? 6 cos थीटा प्लस v1 sin थीटा। ये एक इक्वेशन बनी हमारी। मोमेंटम कंजर्वेशन किया हमने बॉल और वेज का किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? वर्टिकल में क्यों नहीं किया? एक इंपल्स था बाहर से। इतना नोट करो पहले, अच्छे से देखना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच। हाँ तो करेंगे ना, मैंने तो तुम्हें क्या बोला, कितने कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं देखते हैं। लिख लो इस चीज को। इफ वी कंसीडर वेज एंड बॉल एज अ सिस्टम, if we consider wedge and ball as a system, then as there is an external impulse J1, then as there is an external impulse J1 in the vertical direction, as there is an external impulse J1 in the vertical direction, but no external impulse in the horizontal direction. Therefore, momentum in the horizontal direction will be conserved. Therefore, momentum in the horizontal direction will be conserved. तो एक इक्वेशन तो ये हमने अप्लाई करी। दूसरा, अब हम एक काम करते हैं, अगर हम सिर्फ बॉल को सिस्टम लें तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखना। वी आर टेकिंग नाउ दिस बॉल एज सिस्टम। बॉल को अगर सिस्टम लें तो क्या होगा देखना। इस डायरेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा, पहले भी वेलोसिटी 6 है, इंपल्स इस डायरेक्शन में आया नहीं, बाद में भी वेलोसिटी 6 है ना इस डायरेक्शन में। तो बॉल के लिए वी डिस्कस इन दिस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। इंपल्स कितना मिला? जे। ये डायरेक्शन को मैं प्लस लेके चल रहा हूं, तो इंपल्स कितना मिला? जे। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv1। इनिशियल मोमेंटम कितना है? -m/8। इस डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव लूंगा मैं बॉल के लिए वो डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहा हूं। सो बॉल के लिए व्हाट आई कैन राइट, इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इंपल्स कितना मिला इसे? जे। फाइनल मोमेंटम कितना है? 2v1। इनिशियल मोमेंटम कितना है? -2 इंटू 8। माइनस इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ये इक्वेशन प्रॉपर प्लस माइनस साइन के साथ लगाना, ये सब वेक्टर्स हैं, इंपल्स मोमेंटम दे ऑल आर वेक्टर्स। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? J इज इक्वल टू 2v1 प्लस 16। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकेंड इक्वेशन। ठीक, एक काम और करते हैं, फिर नोट कर लेना, ये वेज प्लस बॉल वाला सिस्टम ये हटा रहा हूं मैं। अगर हम वेज को सिस्टम लेके चले तो, अगर इस वेज को हम सिस्टम लेके चलें तो क्या होगा? वेज को सिस्टम लेके चलें तो वेज को ये इंपल्स जे मिला था, ये जे के वर्टिकल कंपोनेंट जे कॉस थीटा ने J1 को तो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेज बाद में भी रेस्ट पे है, पहले भी रेस्ट पे है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो आप कहोगे नेट इंपल्स 0 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल में तो कुछ हुआ ही नहीं वेज को।
वो हमने लिखा ही है, j cos थीटा इज j1। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज को, लेफ्ट को इंपल्स कितना मिला, j sin थीटा। सो वेज के लिए आई विल राइट दैट इंपल्स जो भी मिला कोलिजन के दौरान इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। राइट को प्लस ले लेते हैं, लेफ्ट को माइनस, तो लेफ्ट को इंपल्स मिला इसलिए माइनस j sin थीटा। p फाइनल कितना है, -5v2 और p इनिशियल कितना था, 0। पहले तो वेज रेस्ट पे था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बेसिकली j sin थीटा इक्वल्स 5v2। ये सब आप फटाफट करोगे। आप देखोगे यार इंपल्स भी लेफ्ट है, फाइनल मोमेंटम भी लेफ्ट है, आप बोलोगे लेफ्ट को प्लस लो और फटाफट इक्वेशन। ये नहीं करोगे, पहले माइनस फिर माइनस कैंसिल, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। जब वेज के लिए सब कुछ ही लेफ्ट है तो लेफ्ट को प्लस ले लेते। तो ये बन गई तीसरी इक्वेशन। एक बच गई बस सेपरेशन और अप्रोच वाली, इन सबसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन एक इक्वेशन और लगाने के बाद। सेपरेशन अप्रोच, इसको नोट कर लो पहले। बॉल को अगर सिस्टम लिया, वेज को अगर सिस्टम लिया तो नाउ लास्ट इक्वेशन आई सेपरेशन और अप्रोच। जरा आप अप्लाई करके दिखाओ, देखूं क्या करते हो। सेपरेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी। लगाओ जरा इक्वेशन, देखे कैसे अप्लाई करते हो, क्योंकि इस बार वेज रेस्ट पे नहीं है, ध्यान रखना। लिखो सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू ई टाइम्स, वैसे ई 1 है बट फिर भी ई को 1 लिख देना। सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी। देखिए क्या इक्वेशन बनाते हो। एक जगह गलती करोगे कई लोग, कुछ सही भी अप्लाई कर देंगे। करो, कोशिश करो। दिस सेपरेशन वेलोसिटी will be equal to e times approach velocity। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, है ना। वही लिखा है मैंने, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक ही बात है, ठीक है। तो जरा ये अप्लाई करो सेपरेशन और अप्रोच, देखो तो क्या इक्वेशन बनती है आपकी। सेपरेशन और अप्रोच, इधर देखो, ये इंपल्स के डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज लेनी है मुझे। सेपरेशन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, सेपरेशन वेलोसिटी का मतलब होता है वो जो बॉडीज टकराई थी वो इंपल्स वाले डायरेक्शन में टक्कर के बाद कैसे चल रही है। देखो इंपल्स बॉल और वेज के बीच इधर आया था ना, ये मत कहना सर इंपल्स ये भी तो है। सेपरेशन किसका देख रहे हो, बॉल और वेज का, तो इंपल्स भी तो उन्हीं के बीच देखो ना। वेज और ग्राउंड वाला इंपल्स क्यों देख रहे हो, तुम्हें वेज और ग्राउंड के बीच सेपरेशन छोड़ना चाहिए, बॉल और वेज के बीच चाहिए। बॉल और वेज के बीच इंपल्स इधर था, तो इस डायरेक्शन में बॉल किस स्पीड पे जा रही है, v1। वेज की इस तरफ स्पीड क्या है, v2 sin थीटा, और उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, ऐड करके बताया हुआ है कितनी बारी मैंने। सो व्हाट इज द सेपरेशन वेलोसिटी, v1 प्लस v2 sin थीटा इज e टाइम्स अप्रोच। ये रहा अप्रोच के वक्त तो ये चल ही नहीं रहा था, e टाइम्स 8, इतना सा तो था। चलो वही, अब सेपरेशन E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, वही इक्वेशन बस। उसके आगे जाते ही नहीं हो फॉर्मूले लिख लिख के, ध्यान से डायग्राम्स पे गौर करो, इसीलिए कह रहा हूं डायग्राम अच्छे से बनाओ। नाउ राइट इंपल्स इन स्ट्रिंग। मंडे से हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे, कोलिजन्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई विल गिव सम 20 क्वेश्चंस अराउंड टिल मंडे, आप उन्हें प्रैक्टिस करना। इंपल्स इन स्ट्रिंग, बात है नहीं बेटे। इंपल्स इन स्ट्रिंग, देखो हमने क्या देखा, हमने देखा जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव बन जाता है। फ्रिक्शनल इंपल्स वाली चीजें भी आएंगी आगे धीरे धीरे, अभी ज्यादा मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। ऐसे ही रस्सी का फोर्स भी इंपल्सिव, रस्सी का भी टेंशन एकदम से इंपल्सिव हो सकता है। जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट केस लेके चलूं, ये एक रस्सी है, ये एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, ब्लॉक का मास m है,
इस वक्त इस रस्सी में टेंशन फोर्स फाइनाइट है, दिस टेंशन फोर्स इक्वल टू mg। मैं इसे इंपल्सिव फोर्स का नाम नहीं दूंगा, ये तो एक फाइनाइट फोर्स है। इट इज एज सिंपल एज दो बॉडीज ऐसे एक दूसरे को पुश कर रही हैं, तो नॉर्मल फोर्स फाइनाइट है, हिटिंग के वक्त वो नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव होता है। तुमने क्या किया, और मैं ये मान के चल रहा हूं इस रस्सी में जरा सा भी स्प्रिंग टाइप प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे होती है हल्की सी। रस्सी को आप एकदम से खींचो, हल्की सी स्ट्रेच होगी, ठीक है। इलास्टिक भी तो एक होता है ना ऐसे बैंड टाइप भी, वो नहीं। ये रस्सी है, मोटी सी रस्सी है, बट बड़ी मजबूत है, बट मासलेस सी है, बहुत मजबूत है, और जरा सा भी इसमें स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जरा सी भी नहीं है। आइडियल केस मान के चल रहा हूं। इसको हमने ऊपर उठाया, इसको ऊपर उठा दिया हमने। लेट्स से हमने इसको ऐसे h हाइट ऊपर उठा दिया, तो ये रस्सी स्लैक हो गई ऐसे। ये ब्लॉक है, ब्लॉक को तुम्हें पकड़ के रखना पड़ेगा। इसको तुमने अपनी हाइट से, ओरिजिनल पोजीशन से h हाइट ऊपर उठा दिया। ब्लॉक को तुमने ऐसे हाथ रखा ऐसे और ब्लॉक को ऊपर उठा लिया, रस्सी स्लैक। रस्सी में टेंशन कितना है इस वक्त? 0। तुम्हारे हाथ पे सारा लोड आ रहा होगा, हटा लो हाथ, क्या होगा? जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। जब तक रस्सी स्लैक है कुछ काम नहीं करेगी, वजन भी नहीं है बिल्कुल रस्सी का, नहीं तो रस्सी का थोड़ा वजन ही ब्लॉक को दबा रहा होता, बट रस्सी में कोई मास ही नहीं है। तो ये ब्लॉक नीचे भागेगा 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 भागेगा, और जस्ट जब यहां पहुंचेगा, फिर मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, इंपल्स आने के जस्ट पहले, इंपल्स के वक्त, और इंपल्स के जस्ट बाद। ये ब्लॉक भागता 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 नीचे आ चुका है, लेकिन रस्सी में अभी एक झटका सा नहीं आया। ये जो रस्सी में एकदम से एक झटका सा आएगा, वो रस्सी में उस वक्त, उस थोड़ी सी देर के लिए टेंशन फोर्स एकदम से ह्यूज हो जाएगा। वही ग्राफ टाइप आएगा टेंशन फोर्स का, इंपल्सिव। ये है जस्ट बिफोर दैट। इसकी स्पीड क्या है? √2gh। मास कितना है? m। मोमेंटम कितना है? mv। अब रस्सी में एक इंपल्स आया, रस्सी की लेंथ हर बार सेम दिखाना। ये रस्सी में इंपल्स आया j, फिर वही कहानी, mg भी है, बट इस जरा से टाइम डेल्टा t के दौरान रस्सी के टेंशन फोर्स के सामने mg नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर कर दिया। इस जरा से ड्यूरेशन के टाइम, जिस वक्त वो रस्सी में एक झटका सा आया है, उस दौरान रस्सी का टेंशन बहुत ह्यूज हो गया थोड़ी सी देर के लिए। उस छोटे से टाइम इंटरवल में mg का इफेक्ट नेग्लिजिबल। तो ये नहीं कहना सर ये j और ये mg नीचे भी लो ना, लेना है ले लो mg डेल्टा t, बट j के सामने mg डेल्टा t इज नेग्लिजिबल। सो व्हाट इज द इंपल्स ऑन दिस बॉल, ऑन दिस ब्लॉक ड्यूरिंग दैट शॉर्ट टाइम? j। और इसके बाद ये रुक गया, ये फिर से वापस वैसा ही हो गया जैसा पहले था, जैसा पहले था। रस्सी में अब टेंशन फिर से कितना हो गया? इस mg के बराबर। आप कहोगे अब क्यों mg ले लिया? बेटा अब ये भी तो उसी तरह से उसी रेंज में आ गया। उस छोटे से ड्यूरेशन में मैंने mg को क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि उस जरा से ड्यूरेशन में ये बहुत ह्यूज था, इसलिए इग्नोर कर दिया mg को। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे? इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो क्या आ जाएगा? j इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। j का डायरेक्शन किधर है? अप, तो ये रहा j। पी फाइनल कितना है? 0, माइनस पी इनिशियल कितना था? माइनस mv√2gh। तो इंपल्स कितना आ गया? m√2gh। तो रस्सी में इंपल्स आने के बाद, क्योंकि अब रस्सी हो गई टाइट, रस्सी में इंपल्स आने के बाद, प्रबंधन सुन ले मेरी बात बेटे, रस्सी में इंपल्स आने के बाद रस्सी के दोनों एंड पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी सेम। ये तो रस्सी की प्रॉपर्टी है, रस्सी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो उसके दोनों एंड पे जो भी है उनकी वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी व्हाट? सेम। वो तो रेस्ट पे था, तो ये भी रेस्ट पे आ गया। ये तो बहुत एकदम मैंने सिंपलेस्ट केस लिया है। अभी आगे और बढ़ते हैं। तो कुछ भी नहीं है, रस्सी के वो टेंशन फोर्स एकदम से ह्यूज हो गया, आप उसे इंपल्स नाम दोगे। और रस्सी में तुम्हारे पास एक एडेड एडवांटेज है, एक एडेड इंफॉर्मेशन पहले से तुम्हें पता है कि इंपल्स आने के बाद क्या होगा विराज? इंपल्स के बाद
रस्सी के दोनों एंड पर जो भी ब्लॉक्स हैं उनकी वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, सेम। इट्स लाइक कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन टाइप। वहां भी तो वेलोसिटी सेम हो जाती है ना। यहां पे लेंथ के अलोंग खाली सेम हो जाएंगी, लेंथ के परपेंडिकुलर एनीथिंग, उस डायरेक्शन में तो इंपल्स आएगा ही नहीं, उस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जो पहले थी वो बाद में रहेंगी। तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नया नहीं आएगा इसके अलावा, आप देखना फिर वही इंपल्स आएगा, फिर वही कहानी आप अप्लाई करोगे सारी। नोट करो इसको। नाउ ठीक है, लिख भी लो इस चीज को। आफ्टर इंपल्स इन स्ट्रिंग, आफ्टर इंपल्स इन स्ट्रिंग, velocity of the objects attached with this string, velocity of the objects attached with this string along its length will become same, along its length will become same। इधर देखना, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m1, ये स्ट्रिंग है ऐसे, इस ब्लॉक का मास है m2, इसे हमने u स्पीड दे दी ऐसे। टेबल पे टॉप व्यू देख रहे हो, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये दोनों ब्लॉक्स टेबल पे पड़े थे, इनके बीच रस्सी बंधी थी, दोनों पास पास थे तो रस्सी बीच में स्लैक थी, तुमने m1 को स्पीड दे दी u, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, जब तक रस्सी अपनी प्रॉपर लेंथ में ना आ जाए, जो भी इसकी लेंथ है। सो व्हाट हैपेंड, ये m1 यहाँ पहुंच, यहाँ का यहीं पड़ा है m1, ये आगे जाते 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 ये वो पल आ गया जब ये m2 u स्पीड से जा रहा है, मतलब अब रस्सी अपनी नॉर्मल लेंथ में ऑलमोस्ट आ चुकी है और उसमें बस अब वो जर्क, वो इंपल्स आने वाला है। ठीक है, सो अगले स्टेप में क्या दिखाओगे आप, अगले स्टेप में आप दिखाओगे ये m1, ये स्ट्रिंग, ये m2, अब इसमें जर्क आया, इंपल्स आया, मतलब इस थोड़े से टाइम डेल्टा टी के लिए रस्सी का टेंशन फोर्स एकदम से ह्यूज हो गया, वैसा ही ग्राफ टाइप का नेचर आएगा उसका, रस्सी के टेंशन फोर्स का। और एक बार ये इंपल्स गया वो छोटे से टाइम डेल्टा टी में, अब ये m1 और ये m2 दोनों सेम स्पीड v से राइट को चल पड़ेंगे, दोनों दोनों राइट को चल पड़ेंगे v से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, ये बिल्कुल कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा ही नहीं हुआ, वहां पे ब्लॉक पीछे से आया था u स्पीड से, टक्कर मारी और दोनों एक साथ चले गए, यहां पे आ गए। टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, m1v प्लस m2v, पहले कितना था m2u। सो क्योंकि मैं अगर इस पूरे को सिस्टम लूं तो बाहर से कोई इंपल्स नहीं है, ये j लेफ्ट ये j राइट आपस में कैंसिल, सो p इनिशियल इक्वल्स p फाइनल, p इनिशियल कितना है m2u, p फाइनल कितना है m1 प्लस m2 टाइम्स v, दैट्स ऑल। तुम कहोगे सर खाली इसको सिस्टम लेते हैं, ले लो, क्या इक्वेशन लगाओगे, माइनस j इज इक्वल टू m2v माइनस m2u, वही लिखो, इंपल्सिस p फाइनल माइनस p इनिशियल। आप कहोगे खाली इसको सिस्टम ले लेते हैं, ले लो, क्या लिखोगे, प्लस j इज इक्वल टू m1v माइनस 0, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, यहीं पहुंचोगे आप। खाली m1 को सिस्टम लेके इक्वेशन बनाओ, खाली m2 को सिस्टम लेके इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशंस को जोड़ो, m1 प्लस m2 को सिस्टम लेके जो इक्वेशन बनाई थी वहीं पहुंच जाओगे आप। क्या विनायक, क्या बोला मैंने, बताना बेटे, सुन ध्यान से, क्या बोला बता गीतांश। सिस्टम लेके इक्वेशन लिख लो, m1 को सिस्टम लेके इक्वेशन लिख लो, दोनों को जोड़ दो, m1 प्लस m2 को सिस्टम लेके जो इक्वेशन बनेगी वही आ जाएगी। ध्यान दे यार बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से ध्यान दिया ना, अलर्ट एकदम, नोट करो इसको। ये भी एग्जांपल हेड ऑन कोलिजन टाइप है, क्योंकि वेलोसिटीज का डायरेक्शन और इंपल्स का डायरेक्शन देखो सब सेम है। ओके, मान लो ऐसी सिचुएशन है, ये फिक्स पॉइंट है O, ये ऐसे रस्सी है, ये एक पार्टिकल है मास m का, ये डिस्टेंस है L, बट
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स 2L, और ये आप टॉप व्यू देख रहे हो, ग्रेविटी का यहां कोई काम नहीं है, ग्रेविटी अंदर की ओर है, टेबल पे पड़ा है ये सिस्टम। ये वो केस नहीं है जो मैंने अभी छत से रस्सी टांगी थी और ब्लॉक को ऊपर उठाया था, वो केस बिल्कुल नहीं है। इमेजिन करो टेबल है, टेबल पे तुमने ये ओ ऐसे कील ठोक के ऐसे वो पॉइंट ओ या अपने हाथ पे पकड़ लिया ऐसे, रस्सी का ये एंड फिक्स है, फिर रस्सी ऐसे इस तरह से ऐसे, रस्सी की टोटल लेंथ 2L है बट ये गैप L है। टॉप व्यू देख रहे हो आप ये। अब मैंने इसको स्पीड दे दी u, ये ऑब्लिक कोलिजन में जाएगा, देखना वेलोसिटीज का डायरेक्शन और इंपल्स का डायरेक्शन सेम नहीं आएगा। पिछले दोनों केसेस हेड ऑन कोलिजन के थे। कुछ भी नहीं है रस्सी में इंपल्स, इट्स सिंपल। बस इतना पता है इंपल्स आने के बाद रस्सी के दोनों एंड पे जो भी चीज है उनकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, सेम। इसको हमने u स्पीड दे दी, ये आगे भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, कब तक, जब तक ये पार्टिकल की दूरी यहां से 2L नहीं हो जाती, क्योंकि फिर रस्सी में जर्क आएगा। तो ये पार्टिकल को तुमने स्पीड दी, तो ये पार्टिकल मूव करता करता, ये डिस्टेंस L है, ये पार्टिकल ऐसे मूव करता 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 जब यहां पहुंचेगा, ये रस्सी ऑलमोस्ट अपनी लेंथ पे बस आने वाली है। इंपल्स जस्ट बिफोर वाली सिचुएशन देख रहे हैं, क्या स्पीड है इसकी, u स्पीड है, ठीक है। अब मैं सिर्फ, चलो अभी भी 3 डायग्राम दिखा देता हूं। अब आप थोड़े दिन के बाद ये 3 नहीं दिखाओगे, आप अपने आप ही समझ लोगे, एक ही डायग्राम में सब कुछ कर दोगे आप, ठीक है। सो अब आएगा रस्सी में इंपल्स, ये रस्सी में इंपल्स आया J, तो इस पार्टिकल पे भी इंपल्स आएगा J, बट ये तो फिक्स है, इसको कुछ नहीं होगा। इंपल्स क्योंकि इस डायरेक्शन में आया, इसलिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं इंपल्स वाले डायरेक्शन में और इंपल्स के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में तोड़ दूंगा, ठीक है। ये लेंथ L है, ये लेंथ क्या है 2L, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, साइन 30 इज L/2L। ये 30 डिग्री आएगा तो ये एंगल कितना आएगा 30, तो ये वेलोसिटी क्या आएगी u cos 30 डिग्री, और ये वेलोसिटी क्या आएगी u sin 30 डिग्री, u cos 30 u sin 30। अब इंपल्स आने के बाद क्या होगा, वी हैव दैट एडेड इंफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम, इसकी तो 0 है, यानी इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी 0, यानी u cos 30 पूरी तरह से उड़ जाएगा, और u sin 30 को कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो इंपल्स आया ही नहीं। खाली चेंजेस किस डायरेक्शन में आएंगे, रस्सी की लेंथ के अलोंग, क्योंकि इंपल्स खाली उधर आया, तो इसलिए फाइनली ये पार्टिकल ऐसे इस डायरेक्शन में चला जाएगा, किस वेलोसिटी से u/2, सर्कल में घूम जाएगा, ये u/2 स्पीड से सर्कल में घूमने लग जाएगा। इसकी जो ये वाली वेलोसिटी थी u cos 30 खत्म। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ इंपल्स कितना आया, तो अब बॉल के लिए अप्लाई करो इंपल्स इक्वल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। इंपल्स किधर आया, इधर, रस्सी की लेंथ के लॉन्ग इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले लेता हूं, तो ये इंपल्स कितना आया J, पी फाइनल कितना है 0, इस डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं मोमेंटम, माइनस पी इनिशियल कितना है इधर है, तो दैट इज माइनस mu cos 30। सो हाउ मच इज द इंपल्स, J इज इक्वल टू mu cos 30। ये कुछ दिन बाद आप डायरेक्ट बोलोगे, इतना सब लिखोगे नहीं, आप सीधे बोलोगे इस डायरेक्शन में बॉल के पास कितना मोमेंटम था mu cos 30, बाद में कितना हो गया 0, यानी इंपल्स इसी के बराबर है। यार एक बॉल के पास इंपल्स है 20, अब 0 हो गया, सॉरी मोमेंटम 20 था अब 0 हो गया, यानी इंपल्स कितना मिला उल्टे डायरेक्शन में 20, मोमेंटम कितना था 20, अब हो गया 0, यानी उसे इंपल्स कितना मिला है उल्टे डायरेक्शन में 20, जिसने उस मोमेंटम को 0 कर दिया। ओके, तो mu cos 30 से इंपल्स मिला है। इसके बाद अब ये सर्कल में घूमना शुरू कर देगा u/2 की स्पीड से। सो दिस इज द केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, नोट करो इसको।
नाउ ये एक लास्ट क्वेश्चन देखना, ये आप खुद इनफैक्ट सॉल्व करना, जो मैं होमवर्क बता दूंगा कौन सा देख के मॉड्यूल में से। इस तरह से देखना, इधर ये फिक्स पॉइंट है, ये एक ऐसे सस्पेंडेड ऐसे वर्टिकली, ये एक पार्टिकल है, मास m, लेंथ l, इस बार ये mg नीचे की ओर, ये टेंशन t, फ्रंट व्यू है ये, मतलब अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे सस्पेंडेड है दीवार से ऐसे, ठीक है। और वो समझा करो, वो टॉप व्यू बोल रहा है, फ्रंट व्यू बोल रहा है, अकॉर्डिंगली आप सोचा करो। तो ये है फ्रंट व्यू, टेंशन इक्वल टू mg है, ठीक। इस पार्टिकल को हमने पकड़ा, ऊपर उठाया, ऊपर ले गए, ओ पॉइंट के लेवल में ले गए। तो ये पार्टिकल को हम, ये ओ पॉइंट है, ये ऐसे रस्सी शुरू में ऐसे थी, यहां से हम पार्टिकल को उठा के यहां पे ले आए, इस जगह पे। ये डिस्टेंस है √3/2 टाइम्स l, रस्सी की लेंथ l। रस्सी अब स्लैक है, ये रस्सी ऐसे हो गई है। इमेजिन करो आप यहां से पार्टिकल को उठा के ऐसे यहां पे ले आए, तो बीच में रस्सी तो ऐसी हो जाएगी ना, ठीक। √3l/2, यहां से पार्टिकल को छोड़ दिया, ठीक। फाइनली जब पार्टिकल वापस यहां पहुंचेगा तो किस स्पीड पे होगा? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द लोएस्ट पॉइंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए आप क्या सोचते हो, डायग्राम बनाओ। Particle is suspended from a fixed point O as shown. Particle is suspended from a fixed point O as shown. Particle is suspended from a fixed point O as shown. Now particle is lifted up to a position A. Particle is lifted up to a position A, which is in the same horizontal level as O, which is in the same horizontal level as O, and from there it is released, and from there it is released. Find its speed at the lowest position. Find its speed at the lowest position. ठीक है, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यहां पे अपनी ओरिजिनल जगह पे, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ओके, करना सॉल्व इसको, मैं बता दूंगा काम। मंडे तक आपका यही काम है, मंडे को टेस्ट होगा पक्का, कोलिजन वाला पूरा ये रिवाइज करो। 3 लेक्चर है, तीनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करो। मंडे को एक टेस्ट भी होगा कोलिजन का एक्सक्लूसिवली, और सेंटर ऑफ मास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके बेटे।